सो हाय, वेलकम टू आवर क्लासेस। और हम आ चुके हैं एक नए लेक्चर के साथ जो कि है कल्चरल स्टडीज़। आपको मेरी आवाज़ साफ आ रही होगी, मैं उम्मीद करती हूँ। और हम शुरुआत करते हैं कल्चरल स्टडीज़ से अपने डे 24 में। और साथ ही मैं बता दूं कि पेपर 1 में हम डीआई की प्रैक्टिस करने वाले हैं और 50 क्वेश्चंस, तो उसको भी आप देखना मत भूलिएगा। और साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बिना किसी देरी के और जानते हैं कि कल्चरल स्टडीज़ में क्या है, क्या हमें पढ़ना है। तो जैसे कि अभी तक हम इस मास्टर सीरीज़ में जो कि हमने 50 दिन की डिज़ाइन की हुई है, जिसके हम डे 24 में हैं, उसमें अभी तक हम आपको लिटरेचर में ब्रिटिश लिटरेचर, लिटरेरी थ्योरीज करा चुके हैं। अब हम कल्चरल स्टडीज़ पे आ गए हैं। और जैसे कि एग्ज़ाम में 50 दिन भी नहीं बचे हैं, तो आई विल श्योरली से कि आपको ये सीरीज़ ज्वाइन इन कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि एक तो ये फ्री सीरीज़ है और ऊपर से ये प्रमोशन नहीं है, ये जस्ट गाइडेंस है जो आपको मैं जेन्युइनली देना चाहती हूँ, जिससे आपको पता लग सके कि आप कैसे कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर अप कर सकते हैं। तो जानते हैं कल्चरल स्टडीज़, और आज के लेक्चर में हम कल्चरल स्टडीज़ के इर्द गिर्द जितनी चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी है सारी हम कीवर्ड्स के माध्यम से पढ़ लेंगे, जिससे आपको पीवाईक्यूज़ में देखते ही पता लग जाए कि आंसर क्या है ना। व्हाट इज़ कल्चरल स्टडीज़? कल्चरल स्टडीज़ केवल हमारे कल्चर के बारे में जानना करना नहीं होता है, बल्कि एक कल्चर कैसे क्रिएट हुआ है, उसे कौन कंट्रोल कर रहा है, उससे किसको फ़ायदा मिल रहा है, उसमें किसको दबाया जा रहा है, किसको उठाया जा रहा है, किसको लाइमलाइट दी जा रही है, दैट इज़ ऑल अबाउट कल्चरल स्टडीज़। तो अगर हम देखें तो हमने लिखा हुआ है कल्चरल स्टडीज़ इज़ नॉट जस्ट द स्टडी ऑफ कल्चर इन द फाइन आर्ट सेंस, इट इज़ एन एकेडमिक फील्ड। क्या है? एकेडमिक फील्ड। ये बोल्ड से लिखा है तो इसका कोई मतलब है ना। मुझे लगता है कि अगर आप मेरे क्लास के बच्चे हैं तो आप पेन कॉपी लेके बैठे ही होंगे एट एनी कॉस्ट, और आप ये मेन चीज़ें नोट डाउन करते जाएंगे। ठीक है, इसकी पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, वैसे आई सजेस्ट कि पीडीएफ से अच्छा है कि आप अपने रिटन नोट्स बनाते चलो, आपको बहुत फ़ायदा करेंगे। ठीक है, academic field that studies culture as a site of power struggle or meaning making. It asks who create culture, who controls it, who benefits from it, whose voice are silenced. अगर किसी और वे में समझना है तो ऐसे समझ लो कि जब भी आप कोई एक बॉलीवुड मूवी देखते हो या फिर कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हो, सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हो, तो यू आर कंज्यूमिंग कल्चर। कल्चरल स्टडीज़ पूछता है कि हुज आइडियोलॉजी इज़ बीइंग प्रमोटेड थ्रू दिस, हु इज़ बीइंग स्टीरियोटाइप्ड, व्हाट वैल्यूज़ आर बीइंग नॉर्मलाइज्ड। अब देखो बात क्या है, बात ये है कि अभी तक आप जितनी भी लिटरेरी थ्योरीज पढ़ रहे हैं उसमें आपको कहीं ना कहीं देखने को मिला है, जैसे मार्क्सिज्म में आपको पावर स्ट्रक्चर देखने को मिला है ना, कि बेस सुपर स्ट्रक्चर। वहीं आपने साइको एनालिसिस देखा, यहाँ आपको 3 टाइप का आपको देखने को मिला है ना। ऐसे करके आपने फेमिनिस्ट देखा तो फेमिनिस्ट में आपको देखने को मिल गया फेमिनिज्म के ऊपर कि कैसे किसको दबाया जा रहा है, किसको मार्जिनलाइज्ड किया जा रहा है। तो ऐसे ही लिटरेरी थ्योरीज़ में आपको कल्चरल स्टडीज़ में क्या पढ़ना है कि किसकी आइडियोलॉजी प्रमोट की जा रही है, जो हमारा कल्चर बन रहा है उसको कैसे कौन कंट्रोल कर रहा है, क्या चीज़ें नॉर्मलाइज करी जा रही हैं। तो सिंपल डेफिनेशन अगर हम सीधी सी बात करें तो ये है कि कल्चरल स्टडीज़ इज़ ऑल अबाउट द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एवरीडे कल्चर लाइक फिल्म्स, म्यूज़िक, media, fashion, sport, language, to understand how power, identity, and ideology operate in a society. It is interdisciplinary, it borrows from sociology, literary theory, history, philosophy, and media studies. तो अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि कल्चरल स्टडीज़ में हम ये जानेंगे कि कौन जो हमारा जो कल्चर बन रहा है उसे कौन कंट्रोल कर रहा है, किससे फ़ायदा हो रहा है, किसकी आवाज़ दबाई जा रही है। तो ये सारा क्या है? कल्चरल स्टडीज़। कल्चरल स्टडीज़ में हम सबसे पहले पढ़ते हैं द ब्रिमिंघम सेंटर वेयर कल्चरल स्टडीज़ वॉज बॉर्न, जहाँ पे हमारी कल्चरल स्टडीज़ का इनिशिएशन माना जाता है। कल्चरल स्टडीज़ एज ए फॉर्मल एकेडमिक discipline was born at the Center for Contemporary Cultural Studies, that is CCCS,
एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिमिंगम इंग्लैंड इस्टेब्लिश्ड इन 1964। अब बात क्या है, बात ये है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बार बार पूछी जाती है आपसे, तो इसको अगर मैं हाईलाइट नहीं कर रही हूँ तब भी आपको हाईलाइटेड समझ के नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि कल्चरल स्टडीज़ का जो फॉर्मल एकेडमिक डिसिप्लिन शुरुआत हुई वो हुई हमारी CCCS से, है ना। कहाँ पे? यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिमिंगम इंग्लैंड में, जो कि इस्टेब्लिश हुई है 1964 में। इसके फाउंडर कौन है? फाउंडेड बाय रिचर्ड होगर्ट। इनका नाम याद रखना है। ये देखो, ये ऐसे कीवर्ड्स हैं ना जो आपको जैसे देखने को मिल जाए, रिचर्ड होगर्ट, तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या कॉन्टेक्स्ट है हमारा, है ना। सारा ब्रिटिश लिटरेचर मैंने आपके कीवर्ड्स पे कंप्लीट किया है, एक एक घंटे का एक एक पीरियड कंप्लीट किया है ना। तो अगर उसको नहीं देखा है तो मिस आउट मत करना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाय बिर्मिंगम, बिर्मिंगम इसलिए रहा है हमारे पास, देखो आपके लिए सारे इंसाइट्स भी लेके आए हैं हम, और अभी 5 ही मिनट हुए हैं आपको पढ़ते हुए, और आपको लग रहा होगा कि आपको चीज़ें आपके जहन में बैठ रही हैं, आपको समझ में आ रहा है। आप ऐसे ही बस पढ़ना नहीं स्टार्ट कर दे रहे हो, है ना। आपको अभी तक समझ में आया कि कल्चरल स्टडीज़ क्या होती है, उसमें हम क्या पढ़ते हैं, वो कहाँ पे उसकी शुरुआत हुई, उसे कौन किसने फाउंड किया, है ना। बिर्मिंगम क्यों लिया? इसलिए लिया क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ब्रिटेन जैसे कि चेंज हो रहा था और वर्किंग क्लास एक ऊपर लेवल पे जा रही थी। टीवी नया था, यूथ सब कल्चर्स लाइक टेडी बॉयज, मॉड्स, पंक वर अपेयरिंग, ट्रेडिशनल लिटरेरी स्टडीज इग्नोर्ड ऑल ऑफ दिस। क्योंकि देखो, जब एक थोड़ा सा चेंज आना शुरू होता है ना, तो हम ट्रेडिशनल चीज़ों को दबा देते हैं। अब आज ही के समय में देखो कि मिट्टी के बर्तन बहुत कम लोग यूज़ करेंगे, है ना। या अगर मैं बात कहूँ कि पुराना जो भी कल्चर है, लाइक आपके बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब आप फिर से कहोगे कि दवाइयों पे आ गई, दवाइयों पे नहीं आ गई, मतलब एक बेसिक चीज़ है कि आप ट्रेडिशनल चीज़ों को भूलते हुए, जहाँ आपको हल्दी वाला दूध काम कर आ सकता है चोट में, वहीं आप एंटीबायोटिक लेने पे ज़्यादा भरोसा करेंगे, है ना। दैट्स द थिंग। तो जब चीज़ें बदलती हैं, मैं कितना भी चाहूँ कि दवाइयों को बीच में ना लाऊं, आ ही जाता है, क्योंकि हमारे ज़िंदगी का, हमारे मतलब मेरे ज़िंदगी का ऐसा हिस्सा हो गया है जिससे मैं परेशान हो चुकी हूँ, है ना। चलो कोई नहीं। ट्रेडिशनल लिटरेरी स्टडीज़ इग्नोर्ड ऑल ऑफ दिस, द कल्चरल स्टडीज़ इमर्ज टू स्टडी दीज एवरीडे लो कल्चर फिनोमेना सीरियसली, और इसलिए हम बिर्मिंगम को चूज़ किए हैं। और अगर मैं बात करूँ होगर्ट, रिचर्ड होगर्ट की बुक की, तो द यूजेस ऑफ लिटरेसी, जो एक फाउंडेशन टेक्स्ट की तरह माना जाता है, वहीं पे स्टुअर्ट हॉल जो थे वो डायरेक्टर बने और उन्होंने इसको ग्लोबली फेमस किया। ऑल्सो कॉल्ड द बिर्मिंगम स्कूल, फोकस्ड ऑन वर्किंग क्लास कल्चर, यूथ सब कल्चर्स, मीडिया रेस। जो यहाँ पे हम जितनी सारी चीज़ें बता रहे हैं ना, बस वही है। CCCS वॉज क्लोज्ड इन 2002 बट कल्चरल स्टडीज़ स्प्रेड वर्ल्ड वाइड। ये भले ही बंद हो गया, लेकिन कल्चरल स्टडीज़ वर्ल्ड वाइड रही, फैल गई। सब लोग, आप अभी भी देख रहे हैं, आपको अभी भी पढ़ाई जा रही है ना। इसमें की थिंकर्स जो भी हैं उनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले हमारे पास रेमंड विलियम आ रहे हैं। रेमंड विलियम अगर हमारे पास आ रहे हैं तो आपको याद आ जाना चाहिए कि इनको आपने एज अ मार्क्सिस्ट क्रिटिक देखा है, और इनके वर्क लिटरेचर, कल्चर, सोसाइटी को कनेक्ट करते हैं। ये फाउंडेशन बिल्डर हैं हमारे कल्चरल स्टडीज़ में। इनकी की बुक्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको नाम याद ही होंगे, क्योंकि मार्क्सिस्ट में भी मैंने आपको ये पढ़ाए हैं, रेमंड विलियम, है ना। तो ये कल्चर एंड सोसाइटी, द लॉन्ग रेवोल्यूशन, मार्क्सिज्म एंड लिटरेचर, ये सारे इनके कीवर्ड्स हो गए। वहीं पे अगर बात करें कल्चर को रीडिफ़ाइन करने की, तो वह रेमंड विलियम ही हैं जिन्होंने कल्चर को डिफ़ाइन किया, और इन्होंने कहा कि नॉट जस्ट हाई आर्ट बट अ होल वे ऑफ लाइफ। तो ये जो कीवर्ड है ना, ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं ऐसे कीवर्ड। आप जितने भी PYQs देखेंगे तो उसमें आपको लंबी लंबी लैंग्वेज दे के आपको फंसा के, जहाँ पे आपको दिख जाए वे, होल वे ऑफ लाइफ, आपको समझ जाना है। रेमंड विलियम जो कल्चर को रीडिफाइन किए हैं, समझ रहे हो। इंट्रोड्यूस्ड कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट, रेजिडुअल, इमर्जेंट कल्चर्स। अगर मैं बात करूँ डोमिनेंट, रेजिडुअल और इमर्जेंट कल्चर, तो ये तीनों, वही मैं बता रही हूँ कि मैं एक सीरीज़ में इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि आई नो कि आपको कहाँ पे क्या चीज़ जानने की ज़रूरत है। मार्क्सिज्म जब मैंने आपको सबसे पहले लिटरेरी थ्योरी डे 11 में पढ़ाया है,
वहाँ पे मैंने आपको सब बताया है, डोमिनेंट भी बताया है, रेजिडल भी बताया है, एमर्जेंट भी बताया है, मतलब पूरा मार्क्सिज्म बताया है ना। तो हेजेमनी बताया, हेजेमनी में क्या बताया था मैंने कि किसी पे कंट्रोल करना बट विथ कंसेंट, है ना। रूलिंग क्लास मेंटेन पावर थ्रू कल्चरल कंसेंट नॉट जस्ट बाय फोर्स, तो किसी पे रूल करना नॉट बाय फोर्स बट द कंसेंट, दैट इज हेजेमनी। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप रेमंड विलियम के जानते हैं, इनको बस दोबारा से आपको रिवाइज कराना था कि ये इसमें है। और इन्होंने जो टर्म दिया है कल्चरल मटेरियलिज्म, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है जो आपको समझना है। ये कल्चरल मटेरियलिज्म मैंने आपको कल भी बताया है। कल क्या बताया है, ये देखो डे 23 में, ये देखो यहाँ देखा आपको, न्यू हिस्टोरिसिज्म में मैंने आपको बताया है कि कैसे जब न्यू हिस्टोरिज्म हमारा चल रहा था, उसका ग्रोथ हो रही थी, उसके साथ साथ में यूके में पैरेलल में हमारे कल्चरल मटेरियलिज्म भी चल रहा था। अब ऐसा नहीं है कि केवल ये दिखाया है, इससे और देखो कल ही पढ़ाया है मैंने। अब आप कहोगे आज भी मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊँ, तो नहीं पढ़ाऊँगी ना, दैट्स द थिंग। इसलिए मैं कह रही हूँ कि क्लासेस जो भी हो रही हैं इनको हल्के में मतलब, ये बहुत ही काम की क्लासेस हो रही हैं। कल्चरल मटेरियलिज्म की अगर मैं बात करूँ तो देखो, ये कल मैंने न्यू हिस्टोरिज्म और कल्चरल मटेरियलिज्म जो पैरेलल में चल रहा है, देखो रेमंड विलियम, जोनाथन डॉलीमोर, एलन फील्ड, इस टेबल को देख लो, ये सारा मैंने कल पढ़ाया हुआ है आपको। तो ये अभी तक नहीं पढ़ा है तो कल की वीडियो देख लेना जाके, बस आधे ही घंटे की है ना। ये देखो एग्ज़ाम ट्रैप भी बताया है। तो बताओ और कैसे मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें कराऊंगी। अब अगर आप नहीं कर रहे हो तो इसमें मेरी गलती नहीं है ना। मैं अपनी तरफ से आपको सब कर रही हूँ, बता रही हूँ। वहीं अगर मैं बात करूँ, स्टुअर्ट हॉल, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम इन द कल्चरल स्टडीज़, जो आता ही आता है, जो जमैकिया में बॉर्न किए हैं और ब्रिटेन में काम किए हैं। डायरेक्टर हैं किसके, ब्रिमिंगम, CCCS ब्रिमिंगम, 1968 से 79 तक ये डायरेक्टर रहे हैं वहाँ के। और इनका की ऐसे जो है एनकोडिंग डिकोडिंग, वो आपको याद रखना है, 1981 का इनका फेमस कंट्रीब्यूशन वर्क है। और वहीं की ऐसे एक है द क्वेश्चन ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी, इसको भी नहीं भूलना है। और जो होमवर्क में, जैसे मेरे से जो बच्चे पढ़ते हैं वो साइड में ऐसे कॉलम बना लेते हैं, और जो मैं कहती रहती हूँ ये आपको पढ़ना ही है, आपको पढ़ना ही है, वो होमवर्क में पढ़ लेते हैं ना। तो एनकोडिंग डिकोडिंग, द क्वेश्चन ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी, ये दो क्वेश्चन, ये दो चीज़ें आपको पढ़नी ही पढ़नी है। तो इसलिए बिना किसी होशियारी के इनको पढ़ लेना मतलब एक जस्ट तो आपको मालूम ही हो एटलीस्ट, ठीक है। स्टडी रेस रिप्रेजेंटेशन, डायस्पोरा, मीडिया एंड पावर। अब जो बच्चे मेरे से कहें कि आप रेस का मतलब बता दो, डायस्पोरा का मतलब बता दो, मीडिया का मतलब बता दो, बेटा आप पढ़ाई में बहुत पीछे हैं। और आपको ये मास्टर सीरीज़ के साथ साथ जो मेरी फाउंडेशन सीरीज़ मैंने कवरअप की है ना, वो आपको करनी है। भले ही आप मेहनत डबल कर लो, बट आप कर लोगे। आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू, आई एम जस्ट सेइंग कि आप फाउंडेशन सीरीज़ जो प्लेलिस्ट फ्री में पड़ी हुई है, और वहीं पे जो हमारी ये मास्टर सीरीज़ चल रही है, इसको कंटिन्यू लगातार एक कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो कर लो, आपका भला हो जाना है। आप बेसिक से तो बहुत ऊपर उठ जाओगे, है ना। इंट्रोड्यूस 3 रीडिंग पोजीशंस फॉर मीडिया टेक्स्ट, दैट इज डोमिनेंट, नेगोशिएटेड एंड अपोजिशनल। इनके की कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूँ तो रिप्रेजेंटेशन, हाउ मीनिंग इज प्रोड्यूस थ्रू लैंग्वेज एंड इमेजेस, जो हम एनकोडिंग डिकोडिंग कर रहे थे ना, स्टुअर्ट हॉल के बारे में पढ़ रहे थे, बस वही सारी बातें हैं ये। और इनका एडिटेड वर्क, रेजिस्टेंस थ्रू रिचुअल्स, पॉलिसिंग द क्राइसिस, आपका वर्क है। अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको बहुत तेज पढ़ा रही हूँ, बस पढ़ती जा रही हूँ, अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको थोड़ा सा 3rd क्लास के बच्चे की तरह धीमे धीमे समझा के पढ़ाऊँ, तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो। कोई दिक्कत समस्या परेशानी की बात नहीं है मेरे लिए, मैं आपको वैसे भी पढ़ा दूँगी, है ना। आपको दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए, आप कमेंट डाउन करके अपनी बात रख सकते हैं। वहीं हमारे सबसे आइडियोलॉजिकल बैकबोन एंटोनियो ग्राम्सी, ये जितने भी आपको देखने को मिल रहे हैं कीवर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको बार बार PYQs में देखने को मिलेगा, इससे आप आधे क्वेश्चंस ऐसे ही लगा पाएंगे। ये अगेन हमारे मार्क्सिज्म में हमने आपको पढ़ाए हैं। एंटोनियो ग्राम्सी रोट इन प्रेजेंट अंडर मुसोलिनी डिक्टेटरशिप, इनका की वर्क प्रिजन नोटबुक जो इन्होंने लिखा है 1929 to 35। इनका कोर कॉन्सेप्ट हेजेमनी का, जो मैंने अभी बताया कि किसी को रूल करो कंसेंट से, ना कि फोर्स से, डेट इज हेजेमनी, पीपल कंसेंट टू देयर ओन डोमिनेशन।
यहाँ पे नेचुरल कॉमन सेंस, ये सारे आपको मेन कोर कॉन्सेप्ट याद रखना है। वहीं डोमिनेटेड क्लास कैन रजिस्ट थ्रू काउंटर हेजेमनी, जो डोमिनेंट क्लास है वो रजिस्ट कर सकती है थ्रू काउंटर हेजेमनी, क्रिएटिंग अल्टरनेटिव कल्चरल वैल्यूज। ग्रामसी आइडियाज बिकेम द फिलोसफिकल फाउंडेशन फॉर कल्चरल स्टडीज एट बर्मिंघम। तो इसलिए ये बहुत ही हमारे एक मेन की फिगर हो जाते हैं द आइडियोलॉजिकल बैकबोन, दैट इज एंटोनियो ग्रामसी। वहीं अगर मैं बात करूँ लुइस अल्थुजर, अगेन द इम्पोर्टेंट वन, जिनका आइडियोलॉजी और स्टेट अपरेटस हमने पढ़ा है मार्क्सिज्म में। ये देख रहे हो कितना ज़्यादा मार्क्सिज्म वाला पार्ट आ रहा है, इसलिए हमने आपको मार्क्सिज्म पढ़ाया हुआ है। क्यों पढ़ाया है हमने, ऐसे ही हम पागल थोड़ी हैं, है ना। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। और जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, बिगिनर हैं, जिनको इंटरकनेक्टिविटी ही नहीं मालूम है कि मैम हम कल्चरल स्टडीज़ क्यों पढ़ रहे हैं, इंडियन लिटरेचर क्यों पढ़ रहे हैं, ब्रिटिश लिटरेचर क्यों, अमेरिकन क्यों, अफ्रीकन क्यों, कैरिबियन क्यों, स्टाइलिस्टिक क्यों, लिंग्विस्टिक क्यों, तो उनकी पूरी कनेक्टिविटी का समाधान भी मैंने अपनी फाउंडेशन सीरीज़ के लास्ट लेक्चर में कर रखा है। 10-15 मिनट का लेक्चर है, देख लो जाके, सारा मामला क्लियर हो जाएगा। ठीक है। लुइस अल्थुजर की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे फ्रेंच मार्क्सिस्ट फिलोसोफर हैं। अगर इनका की टेक्स्ट की मैं बात करूं तो लेनिन एंड फिलोसफी याद रखना है। अब देखो ये मैं आपको पढ़ा ही तो सकती हूँ कि इनका की टेक्स्ट है लेनिन एंड फिलोसफी, इसे याद रखना, या बताओ इसकी भी मैं ट्रिक बताऊँ आपको याद करने की, नहीं ना। आप इस चीज़ को आप कितनी बार रिवाइज करते हो, दैट विल बेनिफिट यू। आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जा सकता है, आपके दिमाग में कैसे जाएगा, कैसे जमा रहेगा, कैसे याद रहेगा, वो आपके ऊपर है कि आप कितनी बार रिवाइज कर रहे हो। इनका की कॉन्सेप्ट आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस। अभी तक अगर मार्क्सिज्म नहीं देखा है तो इस वीडियो को यहीं पॉज कर दो, मार्क्सिज्म देख लो जाके। वैसे आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस होते क्या हैं, देखो जैसे कि मार्क्सिज्म में हम पावर स्ट्रक्चर देख रहे थे, है ना। जब हम पावर देख रहे थे तब हम देख रहे थे बेस सुपर स्ट्रक्चर का भी एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है अभी तक लिटरेरी थ्योरीज में, है ना। तो ये आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस में क्या है, ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं लाइक स्कूल, चर्च, मीडिया, फैमिली, जो स्प्रेड करते हैं रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी को विदाउट यूजिंग फोर्स, अनलाइक पुलिस और आर्मी। पुलिस और आर्मी जहाँ पे ऐसे लोग फोर्स करके कहीं पे कर रहे हैं वो रिप्रेसिव स्टेट अपरेटस हो जाता है। वहीं आइडियोलॉजिकल कहाँ, जहाँ आप एक आइडियोलॉजी शेयर कर रहे हो विदाउट फोर्स, आप किसी को एक आइडियोलॉजी उनको सिखा रहे हो, दैट इज़ आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस। बता मैंने यहाँ भी दिया, इससे ज़्यादा भी डिटेल में अगर आपको जानना है तो आपको मार्क्सिज्म का डे 11 डे 12 देखना ही पड़ेगा। इनका की ऐसे आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस, ये आप याद रखेंगे ही, आई होप। अगली बात अगर मैं करूँ आपसे तो इनका कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरपेलेशन, जो अगेन द इम्पॉर्टेंट वन, इसका क्या मतलब होता है कि आइडियोलॉजी हेल्स और कॉल्स इंडिविजुअल इनटू बीइंग सब्जेक्ट। व्हेन अ पुलिसमैन शाउट हे यू एंड यू टर्न अराउंड, यू हैव बीन इंटरपेलेटेड, यू हैव एक्सेप्टेड योर सोशल रोल। ये होता है इंटरपेलेशन। मतलब जहाँ आप, जैसे आपसे पुलिसमैन बुला रहा है, ए किधर जा रहा है, और आप अपने आप को समझ लो और आप मुड़ के देख लो कौन, मैं, दैट इज़ द इंटरपेलेशन, जहाँ आप इंटरपेलेटेड फील कर जाते हो। रोलैंड बार्थ्स, अगेन द इम्पॉर्टेंट वन। ये देखो ये सारे इंपॉर्टेंट ही है, मतलब मेरे को ऐसा बहुत ऑड लग रहा है ऐसे हर बात पे कहना कि दैट्स द इम्पॉर्टेंट वन, दैट्स द इम्पॉर्टेंट, लाई सारे इंपॉर्टेंट टू, है ना। रोलैंड बार्थ्स की अगर हम बात करें तो आपने डेथ ऑफ द ऑथर पढ़ाई है कि कहाँ कैसे एक ऑथर का रोल ख़त्म हो जाता है उसका वर्क पब्लिश होते ही, और रीडर का वर्क स्टार्ट हो जाता है ना। फ्रेंच बर्थ ऑफ द रीडर हो जाता है। वहीं रोलैंड बार्थ्स की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे फ्रेंच साइमोटिशियन एंड कल्चरल क्रिटिक रहे हैं। इनका की टेक्स्ट माइथोलॉजीज तो आपको सपने में भी नहीं भूलना है। ये एक कैसे एनालाइज किए हैं एवरीडे ऑब्जेक्ट इन प्रैक्टिसेस एज अ कल्चरल साइंस that carry ideological meanings, that is our myths। ये माइथोलॉजीज, ये रोलैंड बार्थ्स भी मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं, है ना। मतलब देखो कोई भी चीज़ पढ़ो ना, मेरे से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, एक कंप्लीट सिस्टमेटिक वे में पढ़ना। क्यों, ऐसा नहीं है कि 5 में से एक वीडियो आपने देख ली और आप किसी को जज कर लो, है ना। क्योंकि कोई इंसान अगर कोई सीरीज़ चला रहा है, कोई इंसान अगर कोई एक वे
एक रास्ते में चल रहा है तो कुछ सोच के ही चल रहा है कि भाई आज मैं 5 रुपये खर्च करूँगा, अगले दिन मैं 10 रुपये खर्च करूँगा, अगले दिन हो सकता है मैं 2 ही रुपये खर्च करूँ, है ना। तो एक तरीका हर इंसान का होता है। तो आप पहली बात तो किसी को एक वीडियो से जज नहीं कर सकते। दूसरी बात, आप किसी के चलाए हुए तरीके पे अगर साथ में हाथ पकड़ के नहीं चल पा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप 5 मिनट मेरा वीडियो देखें, 5 मिनट किसी और का वीडियो देखें, 10 मिनट किसी और का देखें, 1 घंटे किसी और का देखें और आप सोचें कि आपको उस टॉपिक के बारे में पूरी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो डेट्स नॉट पॉसिबल, या और डेट्स नॉट लॉजिकल इनफ। तो इसलिए जिसको भी फॉलो करो, दिल से करो, कायदे से करो, हो सकता है तुम्हारा भला हो जाए, क्योंकि इधर उधर तितर बितर होके तो किसी का कोई भला नहीं हुआ है ना। फिर तो ना घर का ना घाट का वाला बात आ जाता है। मिथ मिथ डज नॉट मीन फॉल्स स्टोरी। फॉल्स स्टोरीज मतलब मिथ का मतलब ये नहीं है कि झूठ। बार्ड्स के लिए मिथ का मतलब है एक सेकेंड ऑर्डर साइंस सिस्टम, मतलब वो कहीं ना कहीं एक मीनिंगफुल साइन ले चुका है, बाद में वो एक आइडियोलॉजिकल नेचुरलाइज्ड मीनिंग रख रहा है, दैट इज द मिथ। जैसे अगर मैं बात करूँ कि रेसलिंग, तो रेसलिंग अपने आप में एक मीनिंग रख रहा है ना। लेकिन सेकेंड ऑर्डर साइंस सिस्टम में रेसलिंग एक आपको दिखेगा कि अरे वो बहुत जानदार इंसान है इसलिए रेसलिंग कर रहा है ना। वो किसी न किसी चीज़ का साइन बन जा रहा है, एक नेचुरलाइज्ड मीनिंग निकल के आ रहा है, दैट इज मिथ। फॉर एग्जाम्पल, अ फोटोग्राफ ऑफ अ ब्लैक सोल्जर सल्यूटिंग अ फ्रेंच फ्लैग, द मिथ इज फ्रांस इज अ great empire where all races serve greatly. The ideology of colonialism is made to seem natural. ऐसे करके आप समझ सकते हो। बाकी जो मैंने आपको समझाया वो भी इजी ही था, है ना। अब कुछ कोर कॉन्सेप्ट हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, लाइक कीवर्ड्स में बहुत ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट आता है आइडियोलॉजी का। आइडियोलॉजी क्या है? हमारे जो भी सेट ऑफ आइडियाज़ होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं, बिलीव्स होते हैं, जो कहीं ना कहीं हम रख रहे होते हैं ना। आपकी अपनी कोई आइडियोलॉजी हो सकती है कि आप गरीब को हेल्प करना चाहिए, है ना, लाचारे बेचारे को हेल्प करना चाहिए। किसी और की कोई और आइडियोलॉजी हो सकती है, दैट इज़ आइडियोलॉजी, एक सेट ऑफ आइडियाज, वैल्यूज एंड बिलीव्स, एंड मेक दोज इंटरेस्ट अपीयर नेचुरली यूनिवर्सल एंड द कॉमन सेंस। फॉर एग्जाम्पल, आप ये समझिए कि द रिच आर रिच बिकॉज दे वर्क हार्ड, ये एक आपका वो बन गया है, आइडियोलॉजी बन गई है कि अमीर अमीर इसलिए हैं क्योंकि वो बहुत मेहनती हैं। तो ये एक आइडियोलॉजिकल स्टेटमेंट हो गया है जो क्लास इनइक्वलिटी को एक नेचुरल रिजल्ट ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट इग्नोरिंग द स्ट्रक्चरल फैक्टर्स लाइक इनहेरिटेंस, कास्ट और डिस्क्रिमिनेशन को हटाते हुए एक वो आइडियोलॉजिकल स्टेटमेंट बन गया है कि अमीर अमीर इसलिए है क्योंकि वो मेहनत करता है। तो वो आइडियोलॉजी हो जाती है, हमारे सेट ऑफ रूल्स, बिलीव्स। जैसे हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, काइंड ऑफ थिंग। हेजेमनी, मैंने आपको बताया एंटोनियो ग्राम्सी का कॉन्सेप्ट कि आप किसी पे कंट्रोल तो कर रहे हो बट बाय कंसेंट नॉट फोर्स। मास कल्चर, पॉपुलर कल्चर, जो दो पूछा जाता है क्योंकि ये फ्रैंकफर्ट और ब्रिमिंघम स्कूल व्यू में अंतर आ जाता है। मास कल्चर में क्या था कि कल्चर प्रोड्यूस्ड इंडस्ट्रियली फॉर मास कंजप्शन, लाइक टीवी, पॉप म्यूज़िक, बेस्ट सेलर नॉवेल्स। अभी तक ये जितने भी थे वो एक पैसिव तरीके से हमारा मास कल्चर बनाए हुए थे, मतलब लोग कंज्यूम तो कर रहे थे बट कोई क्रिटिकल थिंकिंग के साथ नहीं। वो कहीं ना कहीं लोगों को मैनिपुलेट कर रहा था और पैसिफाई कर रहा था मासेस को। तो जो भी कल्चर हमारा इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस हो रहा था मास कंजम्पशन के लिए, डैट इज़ मास कल्चर, जो हमारे फ्रैंकफर्ट स्कूल व्यू में आता है। वहीं हमारा पॉपुलर कल्चर, बिर्मिंघम स्कूल व्यू सेज कल्चर इज़ नॉट जस्ट पैसिवली कंज्यूम्ड, कि कल्चर हमारा कुछ ऐसा नहीं है जो आप पैसिवली कंज्यूम करेंगे, जो आपको मैनिपुलेट करे। वहीं ऑर्डिनरी पीपल नेगोशिएट, रेजिस्ट एंड क्रिएट मीनिंग फ्रॉम अ मास कल्चर, अ पंक यूज ऑफ सेफ्टी पिन्स एज फैशन, रेजिस्टेंस थ्रू स्टाइल। समझ रहे हो?
बात यह है कि पॉपुलर कल्चर में आपको और फ्रैंकफर्ट स्कूल में दोनों में डिफरेंस क्या मिला। फ्रैंकफर्ट स्कूल व्यू में आपको देखने को मिला कि पीपल आर कल्चरल ड्यूप्स। कल्चरल में जैसे बेस्ट सेलर नॉवेल्स में जो चीज़ें हो रही हैं उनकी वैसी आइडियोलॉजी बन जा रही है कि हाँ देखो ऐसा ही होता है। वहीं बर्मिंघम स्कूल में क्या हुआ कि लोग अपने आप में एक अथॉरिटी फील करने लगे, चीज़ों को रेजिस्ट करने लगे, नेगोशिएट करने लगे, क्रिएट करने लगे, और कल्चर इज़ अ साइट ऑफ स्ट्रगल बन गया। तो ये दो डिफरेंस आपको समझ में आ गए। अब हम आ जाते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट, द फ्रैंकफर्ट स्कूल। देखो हर चीज़ डिटेल में बताई जाएगी, ऐसा नहीं है कि आपको शुरू के 5 मिनट में बता दी जाएगी, बट बताई सब जाएगी, है ना। तो लास्ट तक बने रहें। अभी भी अगर आपको लग रहा है कि आपने ये डिटेल में नहीं बताया तो तसल्ली रखो, सब बताया जाएगा। द फ्रैंकफर्ट स्कूल जिसमें हमें थियोडर एडोर्नो और मैक्स होकेमर देखने को मिल रहे हैं, जिसमें हम बात करें तो ये इनके की टेक्स्ट डायलेक्टिक ऑफ इनलाइटमेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है जो आपको समझ के रखना है और उसी कॉलम में बना के रख लेना और पढ़ना है इसको, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म आता है कल्चर इंडस्ट्री, जिसमें अगर मैं बात करूँ कि अगेन द इम्पॉर्टेंट कीवर्ड, कल्चर इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है। कल्चर इंडस्ट्री का मतलब ये होता है कि मास कल्चर इज एन इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूसेस स्टैंडर्डाइज्ड cultural products to keep the masses passive and distracted. It is not real art, it is manufactured entertainment. जैसे आप देख सकते हैं कि कोई एक ट्रेंड वायरल हो गया है ना, तो लोग उसी पे ट्रेंड बनाने लगे, भले ही वो लिरिक्स समझ आ रही हैं नहीं आ रही हैं, कुछ हो रहा है, वो सूट कर रहा है नहीं कर रहा है, डजेंट मैटर। तो ये क्या है, मास कल्चर एक इंडस्ट्री बन जाती है जो प्रोड्यूस कर देती है एक मास लेवल पे, जो कहीं पे भी रियल आर्ट नहीं होती है, बट वो एक मैन्युफैक्चर्ड एंटरटेनमेंट होता है जो स्टैंडर्डाइज्ड कल्चरल प्रोडक्ट्स के साथ आता है, दैट इज़ कल्चर इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल हॉलीवुड फिल्म्स, पॉप म्यूजिक चार्ट्स, टीवी सोप operas all follow formulas of avoid genuine political challenge and make people happy with the status quo, है ना। अब फ्रैंकफर्ट स्कूल पेसिमिस्टिक था हमारे पॉपुलर कल्चर को लेके, इतनी बात आपको अभी तक समझ आ गई होगी। वहीं बर्मिंघम स्कूल हमारा ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक था, क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस देख पा रहा था हमारे पॉपुलर कल्चर से, है ना। स्टुअर्ट हॉल का एनकोडिंग डिकोडिंग जो मैंने आपसे कहा था इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि एनकोडिंग क्या होता है, प्रोड्यूसर्स ऑफ मीडिया लाइक टीवी नेटवर्क। अच्छा, मेरे को एनकोडिंग डिकोडिंग से याद आया कि आप लोग पेपर 1 को हल्के में तो नहीं ले रहे हो। पेपर 1 आपका बहुत जानदार पेपर है जो आपको नंबर दिलाता है, उसको हल्के में मत लेना बिल्कुल भी, ठीक है। अभी हम डीआई के क्वेश्चन करने वाले हैं, और डीआई छोड़ो, हम 7 यूनिट कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी तक नहीं किया है तो सब कर लो, क्योंकि फ़ायदे में रहोगे, फ़ायदे में रहोगे तो कायदे में रहोगे। एनकोडिंग और डिकोडिंग की अगर मैं बात करूँ तो एनकोडिंग और डिकोडिंग में आप जानेंगे कि एनकोडिंग क्या होता है। जो भी हम मैसेज भेजते हैं है ना, एनकोड करके, दैट इज़ एनकोड देयर मैसेज विद अ प्रेफर्ड डोमिनेंट मीनिंग। कोई भी बात आप किसी को पहुंचा रहे हो एक प्रोपेगेंडा के साथ, एक एनकोडिंग के साथ, कि इसका इफेक्ट इंसान पे यही जाना चाहिए, तुम ऐसे बोलना कि उसको यही समझ आए कि तुम मना नहीं कर रहे हो, तुम जाना तो चाहते हो पर जाओगे नहीं, काइंड ऑफ थिंग। डिकोडिंग जो ऑडियंस डिकोड करती है मीनिंग को, बट डोंट ऑलवेज डिकोड द इंटेंडेड मीनिंग। हॉल आइडेंटिफाइड 3 पोजिशंस, यहाँ पे 3 पोजीशन इन्होंने आइडेंटिफाई की हैं, डोमिनेंट, नेगोशिएटेड रीडिंग और अपोजिशनल रीडिंग। डोमिनेंट हेजेमोनिक रीडिंग क्या है कि ऑडियंस एक्सेप्ट कर लेती है प्रेफर्ड मीनिंग फुली, मतलब जो बहुत कॉमन है कि जो दिखाया गया बताया गया वो इंसान ने मान लिया। नेगोशिएटेड रीडिंग क्या है कि ऑडियंस आधा अधूरा एक्सेप्ट कर रही है और आधा अधूरा अपने व्यू पॉइंट रख के रजिस्ट भी कर रही है। वहीं अपोजिशनल रीडिंग क्या है कि ऑडियंस कम्प्लीटली रिजेक्ट कर रही है प्रेफर्ड मीनिंग को और रीड अगेंस्ट द ग्रेन। वहीं हमारा विलियम्स का रेमंड विलियम का जो डोमिनेंट रेजिडियल इमर्जेंट वाला कॉन्सेप्ट है, बताओ ये मैंने वहाँ पे 3 चीज़ें आपको क्यों नहीं बताई, क्योंकि मैं इतना अलग से लेके आई हूँ। क्यों लेके आई हूँ, कुछ सोच के लेके आई हूँ ना। अब मैं आपको वहीं दिखा देती कि नहीं बेटा अभी मैं बताऊँगी, अभी मैं बताऊँगी। पढ़ने वाला सीरियस बच्चा पढ़ लेगा, वो रुका रहेगा, वो समझ जाएगा कि हाँ मेरे को कंटेंट में लेगा, मेरे को चीज़ समझा दी जाएगी।
आपको अगर स्पीड तेज़ लग रही है मेरी तो आप बता सकते हो। और क्योंकि आवाज़ वॉल्यूम तो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं आ रही होगी आई गेस, क्योंकि पहली बात मेरे पे माइक नहीं है, सेटअप नहीं है। तीसरी बात अगर मैं कहूँ तो आसपास शोर भी बहुत है, तो मुझे लगता है कि आवाज़ तो उतनी बेहतर नहीं आ पा रही होगी। आई विल ट्राई इन द नेक्स्ट वीडियो कि आपको उतनी दिक्कत ना है। और सबसे बड़ी बात कि ये वीडियो एडिट नहीं होगी, ऐसी रॉ वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो ऐसा भी नहीं है कि आपको आवाज़ ऊपर नीचे करके अपलोड की जाए, है ना। चलो, रेमंड विलियम सेड कल्चर इज़ नेवर वन यूनिफाइड थिंग, एट एनी मोमेंट 3 टाइप्स ऑफ कल्चर को एग्जिस्ट, डोमिनेंट, रेजिडल, इमर्जेंट। डोमिनेंट क्या होता है, जो रूलिंग क्लास का कल्चर होता है। रेजिडल क्या होता है, जो ओल्ड ट्रेडिशनल एलिमेंट्स, जो बचे हुए पास्ट का इन्फ्लुएंस जो हमारा कल्चर होता है, दैट इज़ रेजिडल। और इमर्जेंट क्या होता है, जो न्यू कल्चर फॉर्म हमारे एमर्ज कर रहे होते हैं, लाइक क्वेयर कल्चर, डिजिटल एक्टिविज्म, ये सारे हमारे हो गए इमर्जेंट। तो 3 टाइप के कल्चर आप याद रखेंगे, डोमिनेंट, रेजिडल, इमर्जेंट। डोमिनेंट जो हमारे रूलिंग क्लास का होगा, लाइक कॉरपोरेट कैपिटलिज्म, मेन स्ट्रीम मीडिया वैल्यूज़। रेजिडल आपको समझ में आ जाएगा, जो पास्ट की ट्रेडिशनल चीज़ें लेकिन उनका कहीं ना कहीं अभी इन्फ्लुएंस है, लाइक फोक ट्रेडिशन, रिलीजियस प्रैक्टिसेस। इमर्जेंट जो न्यू कल्चर हमारा इमर्ज होने वाला है, हो रहा है, डेवलपिंग, दैट इज़ इमर्जेंट। अब हम आ गए हैं स्मार्ट टेबल पे, जिसमें आप ये चीज़ें समझ सकते हैं, देख सकते हैं। जो अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है ना, बस उसको समराइज़ कर दिया है। तो ये टेबल आपके बहुत काम की है, आपको ये देखना है, जानना है, समझना है, पहचानना है, और इनको पढ़ के याद करके PYQs लगाने हैं। PYQs भी अभी मैं देने वाली हूँ, ये आप वीडियो में चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे कॉपी में लिख लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे आपको वैसे करना है और याद करना है, क्योंकि ये वही टेबल है जिसके बारे में अभी आपको मैं सब पढ़ा के आ रही हूँ, है ना। रोलैंड बार्थ्स देख रहे हो, सब बस एक जगह समराइज़ किया हुआ है। वहीं इन दोनों स्कूलों का डिफरेंस जो मैंने आपको बताया था, जो पैसिव मैनिपुलेशन, साइट ऑफ स्ट्रगल, कल्चरल ड्यूप्स, एक्टिव मेकर्स ऑफ मीनिंग, समझ रहे हो ये दोनों का डिफरेंस। तो ये बहुत ऐसे स्मार्ट टेबल्स हैं जो आपको काम आ सकती हैं एक बेहतर वे में चीज़ें याद करने के लिए, क्योंकि ऐसे आप टेबल बना बना के याद करोगे ना, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। अब आप बहुत लंबी लंबी थ्योरी याद करके लिखोगे तो फिर हो गया। एग्ज़ाम ट्रैप क्या है कि कल्चर इंडस्ट्री कहाँ का है, हमारा फ्रैंकफर्ट स्कूल का है। इसको कभी भी ऐसा मत समझना कि कल्चरल स्टडीज़ से मिला देना। कल्चरल इंडस्ट्री अलग है, कल्चरल स्टडीज़ अलग है, ठीक है। एल्थ्यूजर का आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस और रिप्रेसिव स्टेट अपरेटस, शॉर्ट में बताऊं तो ऐसा है कि ये आइडियोलॉजी कंसेंट के साथ होता है, ये फोर्स के साथ होता है। आइडियोलॉजी के साथ, कंसेंट के साथ हो रहा है तो स्कूल, मीडिया, चर्च, फैमिली, पार्टीज में होगा, और ये हमारा पुलिस, आर्म्स, कोर्ट्स, प्रिजन में होगा। मतलब अपनी बात तो रखनी है, कैसे भी रखनी है, बाय फोर्स या बाय आइडियोलॉजी, तो इसको आप याद रखेंगे। और ये मैंने उधर मार्क्सिज्म में भी पढ़ाया हुआ है, तो इस बात को ज़रा गौर फरमाइएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। वहीं अगर मैं बताऊं अभी तक कल्चरल स्टडीज़ में आपको क्या क्या देखने को मिला, तो जैसे कि मार्क्सिज्म का आपने बेस सुपर स्ट्रक्चर देखा, तो उससे जो ग्रामसी का हेजेमनी का कॉन्सेप्ट आया, वहीं से हमारा बिर्मिंघम स्कूल इस्टेब्लिश हुआ। आपने वहाँ स्टुअर्ट हॉल का एनकोडिंग, डिकोडिंग, और आखिर में कल्चरल स्टडीज़ का ग्लोबल स्प्रेड देखा, है ना। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स यू हैव टू नो। कल्चरल इंडस्ट्री अलग है, बिर्मिंघम स्कूल और पीपल का जो भी हमने आपको बताया कि पैसिव फ्रैंकफर्ट स्कूल है ना, उनका जो भी अगेंस्ट पॉइंट थे वो भी मैंने बता दिए, सब कल्चर भी बता दिए, सब कुछ बता दिया। बस ये एक माइंड मैप है आपके लिए। ओरिजिन बताया, फिर आइडियोलॉजी बताई, मास कल्चर बताया, की क्रिटिक्स बताए, और रेमंड विलियम का मेन कॉन्सेप्ट बता दिया, तीनों बता दिए, है ना। अब ये कुछ PYQ हैं आपके लिए, जैसे कि हमेशा की तरह आपको आंसर देने होते हैं, क्वेश्चंस आपके लिए हैं और आंसर आपको देने हैं। कमेंट डाउन करना है ऐसे ABCD करके, क्योंकि आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन मस्ट है। और मैं लिस्ट बना रही हूँ 240 स्टूडेंट्स की, जिनको एग्ज़ाम से पहले पहले बहुत ही बेहतर तरीके से फ्री में कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी जो
डिज़ाइन भी की जा रही हैं जो उनको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेंगी, है ना, और वो फ्री होंगी एज अ गिफ्ट। तो 240 सीरियस स्टूडेंट्स की लिस्ट बन रही है। तो अगर आप अपना नाम उसमें चाहते हैं तो आपको बस एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाना है, और एक्टिव पार्टिसिपेशन ऐसे दिखाना है कि आपको इन सब के आंसर कमेंट डाउन करने हैं, अपनी शिकायतें, अपने डाउट, अपनी चीज़ें, बस एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए हमें और कुछ नहीं, है ना। सेंट ये पहला क्वेश्चन। दूसरा हेजेमनी, एनकोडिंग, डिकोडिंग, ये देखो वीडियो पॉज कर करके इनका आंसर कमेंट डाउन करते जाना है ना। थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, माइथोलॉजीज अभी तक नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना। 7th, 8, सब कल्चर। 9th, 10th। तो ये 10 क्वेश्चंस आपके लिए हैं जो आपको करने हैं। इनका आंसर आपको कमेंट डाउन करना है, और अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है, फील फ्री टू आस्क। हम आपके लिए बैठे हैं, हम आपको समझा देंगे। और कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी हो तो पूछने में शर्माना मत। हम सारी चीज़ें आपके क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और मिलते हैं एक नई क्लास में एक नए अंदाज के साथ आपसे, और मुलाकात होती है जल्द। पेपर 1 को हल्के में मत लेना। अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू। और इस मास्टर सीरीज़ को, जिसका डे 25 कंप्लीट होने वाला है, बहुत ही विश्वास के साथ बनाई गई है, बहुत ही बारीकियों के साथ बनाई गई है। और अभी हम ये डे 30 कंप्लीट करने के बाद हमको बस रिवीजन ही रिवीजन करना है 20 दिन, है ना। तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। इस मास्टर सीरीज़ को फॉलो करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे ये ढूंढते ना रह जाओ कि कौन सा चैनल था जिस पर मुझे चीज़ें मिल रही थी, है ना। सो इट्स द डोज यू नीड। तो इस डोज को पाने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, है ना। चलो, इसी के साथ मिलते हैं आपसे एक नई क्लास में। तब तक ले सी यू, टाटा।